अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है साम्यवादी चीन की विदेश नीति। बच्चों, हमने देखा है पहले अमेरिका की विदेश नीति। अब हम चर्चा करेंगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो किसी न किसी विचारधारा का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्र की उन्नति उन्हीं विचारधारा के आधार पर चरम सीमा पर पहुंचती है। ये राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राज्यों पर इन विदेश नीति का विशेष प्रभाव रहा है और चीन की विदेश नीति भी उनमें से एक है। 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। यूरोपीय राष्ट्र इसे पूर्व का तरबूज भी कहते थे। एशिया में चीन की स्थिति बहुत कमज़ोर मानी जाती थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि एशिया क्षेत्र में एक दैत्य है जो सो रहा है, उसे सोने दो। यदि वो जागेगा तो पूरी दुनिया को हिला देगा या कोई न कोई क्रांति लाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ये समझ लिया था, या ये बताना चाह रहा है कि वो जो दैत्य है, वो चीन के बारे में कह रहा है कि वो जो दैत्य है वो सो रहा है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है कि उसके पास बहुत बड़ी जनसंख्या, विस्तृत क्षेत्रफल, तो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो दुनिया को हिला देने की ताकत भी रखता है। तो नेपोलियन के इस कथन का आशय यह है कि वो एक शक्तिशाली राष्ट्र है, विस्तृत क्षेत्रफल है, विशाल जनसंख्या है, जो चीन की विदेश नीति को समृद्धि के साथ साथ ही अर्थव्यवस्था को भी साथ में जोड़ा है, साम्राज्यवाद का भी समर्थन किया, साथ साथ विदेश नीति को भी अपनाया। वो है चारा और छड़ी की नीति। अर्थात एक तरफ उसने साम्राज्यवाद का समर्थन किया है, तो उसके साथ ही एक विशेष नीति को भी उसने अपना लिया है। वो है चारा और छड़ी की नीति, जो हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तो बच्चों, उसमें चीन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, चारा और छड़ी की नीति। चीन एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक रूप से वो जो संधियां विदेशी राष्ट्रों के साथ करता है, तो अपने राष्ट्रीय हितों, व्यापार में राष्ट्रीय हितों के लिए तथा सैनिक शक्ति की वृद्धि के लिए, साम्राज्यवादी जन व्यवस्था के लिए उसे नज़रअंदाज भी कर देता है। अर्थात कहने का मतलब है कि चीन जहां अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सैनिक संधियां करता है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ ये हमें सैनिक संधियां हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है, तो वो उस नीतियों को नज़रअंदाज भी कर देता है। उदाहरण के लिए, चीन ने जिन राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित किए या संधि समझौते किए हैं, उनके साथ अपने राष्ट्रीय हितों के कारण छोड़ भी देता है। जैसे 1954 में भारत के साथ पंचशील के सिद्धांतों का समर्थन किया, तो इंडो चाइना भाई भाई का नारा भी उसने दिया, लेकिन जल्द ही अपने इस वादे को भूलकर 1965 में भारत पर आक्रमण करने में भी हिचक महसूस नहीं की और न ही भारत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने में वह भयभीत हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषयों में महत्वपूर्ण चीन की विदेश नीति रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप चीन ने अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को बड़ी महाशक्ति माना और वैसी छवि भी महाशक्ति के रूप में अपनी रखी और आज विश्व की महानतम शक्तियों के रूप में जाना जाता है। इसने अपना प्रभाव एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका व लैटिन अमेरिका पर भी बनाए रखा।
इसका एकमात्र उद्देश्य भौगोलिक अखंडता की रक्षा करना रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा साम्यवादी चीन की विदेश नीति के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा की है। अब हम करेंगे इसके अगले वीडियो में कि साम्यवादी चीन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभ्युदय का महत्व क्या रहा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।